नमस्कार दोस्तों, बात कर लेते हैं जिस तरह से एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई। 25 राउंड फायरिंग हुई, सीसीटीवी सामने है। 2 आरोपी, निशाना एल्विश यादव नहीं था। सुबह के 5 बजे का वक्त चुना गया, दीवारों को निशाना बनाया गया, डराना मकसद था। लेकिन ये गैंगस्टर कौन है? कहते हैं हम तो हिमांशु भाऊ के लड़के हैं, और ये भी कहा जाता है कि मारा इसलिए, गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि एल्विश यादव एक बैटिंग ऐप का प्रचार कर रहा है, यानी खुद गुंडे दूसरों गुंडे को सलाह दे रहे हैं एक तरह से। और वो भी ऐसे नहीं, कम से कम उसके ऊपर 4 से 5 हत्या के मुकदमे हैं, फिरौती, और 10 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे तो रोहतक में हैं, 6 से ज़्यादा मुकदमे दिल्ली और हरियाणा, अलग अलग पार्ट में इसके ऊपर इतने सारे मुकदमे। खुद तो दूध का धुला हुआ है नहीं, और छोटा सा, मतलब बोलते हैं ना, एक छोटा सा टपोरी एरिया का एक 2 कत्ल करवा देता है, मर्डर कर देता है, उसके बाद वो एरिया में हीरो बन जाता है। और आज उसका सपना ये है कि वो बड़े लोगों को सीधा धमकी दे, और धमकी देने के बाद उसका नाम हो, वो टीवी के हेडलाइंस में आए, न्यूज़ के हेडलाइंस में आए, और वो बाकी लोगों से वो फिरौती की मांग करे। हर किसी को लॉरेंस बनना है, हर किसी को लॉरेंस का। लेकिन ये तो कहा जाता है लॉरेंस कैंटी है। हाँ, तो उसके जैसा बनना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है, तो उसको पता है ऐसे किसी के घर के बाहर फायरिंग करवा दो, दम तो है नहीं। ये एक तरह से आप इन्हें कह लीजिए कि ये छोटे मोटे गली के जो गुंडे नहीं होते, हर किसी को गैंगस्टर बनना है। तो ये हिमांशु भाऊ बहुत बड़ा गैंगस्टर नहीं, बहुत बड़ा वो नहीं। इसने क्या किया, इसने फैजलपुरिया के घर पे फायरिंग करवाई, इसने एल्विश यादव को, और इसने इसकी गाँव में, पता है चिराग जी, ये गैंगस्टर बना कैसे? ये पहली बार 17 साल की उम्र में जेल में चला गया, क्योंकि गाँव में एक अंकित नाम का एक दूसरा पक्ष था, उससे इनकी लड़ाई हो गई किसी चीज़ को लेकर। गाड़ी एक दूसरे के नाम पे करना था, उसमें इन्होंने 2 हत्या करवा दी। हत्या में जेल में गया, जेल से फरार हो गया, भाग गया, आज तक पकड़ में आया नहीं। अब ये हिमांशु भाऊ खुद कर रहा है नहीं कर रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि एक सिंपल फंडा हो गया, आप बड़े लोगों को टारगेट करो और बाद में दिखाओ कि मैं तो समाज का कल्याण करने आया हूँ। मतलब उसे प्रॉब्लम किस चीज़ की है? बैटिंग ऐप को प्रमोट करता है। खुद कितना मर्डर करके गया? 4। और हर हफ्ते कोई हलवाई को धमकी दे रहा है। इसने बीच में एक सेगमेंट शुरू कर दिया था, जितने सारे हलवाई हैं गुरुग्राम में, सबको धमकी दे रहा था फ़ोन करके, और सबसे हफ्ता वसूली के लिए पैसे मांग रहा था। बम्बिया गैंग के साथ जुड़ा है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रो खलिस्तानी भी है, खलिस्तानी लोगों से भी इसके एंगल्स निकल कर आ रहे सामने, इसके कनेक्शन है। फिर बताया जा रहा है कि ये पहले चला जाता है पुर्तगाल। टारगेट जो है वो टारगेट तो नहीं था एल्विश यादव, क्योंकि सुबह का वक्त चुना गया जानबूझकर। ऐसा वक्त यादव घर पे था भी नहीं, एल्विश यादव घर पे थे। और जिस फ्लोर पे फायरिंग की गई है उस फ्लोर पर सबको पता है स्टूडियो था, क्योंकि एल्विश ने अपना खुद ब्लॉग बना के डाला था, और सबको पता है कि एल्विश यादव इस वक्त कहाँ था। तो ये सिर्फ जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसमें सलमान खान टारगेट नहीं था। टारगेट क्या था? बस दहशत फैलाना। तो ये दहशत फैलाने का ये देखिए, ये फंडा पहले से चलता आ रहा है। जब आपने देखा होगा डी कंपनी भी ऐसी करती थी, दुकान के बाहर कोई सोनार, कोई बड़ा बिल्डर है तो उसके दुकान के बाहर। पुलिस क्या कर रही थी? गुरुग्राम पुलिस अब ये कहे कि 5 बजे खड़ी होगी, कई लोग कह रहे हैं 5 बजे थोड़ी खड़ी हो जाएगी। हरियाणा में इतना ज़्यादा एक्टिव हैं ये गैंगस्टर्स, और इतना ज़्यादा बिहार ऐसी बदनाम है। अब के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव गैंगस्टर्स देखे तो सब हरियाणा से और पंजाब से। उन पे कोई रोकथाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिसार में हमने आए दिन देखा कितने बड़े बड़े गैंग वॉर हो गए, कितने सारे अटैक हो गए। हमने सोनीपत देखा, रोहतक में देखा, सबको याद है। रोहतक में वो अपने बच्चे को बचा रही थी और उसकी माँ के सामने कम से कम 10 से ज़्यादा गोलियाँ मारी गई थी। तो ऐसे हमने कई केसेस देख लिए। फिर हमने दिल्ली का जो बरगंग वाला था, अटैक हुआ था, वहाँ जो गोली, रजौरी गार्डन वाला, उसमें भी हिमांशु भाऊ का नाम था। तो ऐसे तो बड़े बड़े अटैक्स ये जानबूझ के करवा रहे हैं। और हमारी इंटरपोल क्या कर रही है? सिर्फ रेड कॉर्नर नोटिस निकाल रही है। हमारी एनआईए क्या कर रही है? इसके 50 जगह ठिकानों पर वो कर रही है। कहा जाए दिल्ली एनसीआर में जो इंटरनेशनल गैंग है, चाहे वो हिमांशु भाऊ, चलिए मान लेते हैं, वैसे तो आप मान नहीं रहे, लेकिन मान भी लेते हैं कि एक तरह से इस तरह के छुटपुटिया गैंगस्टर है। बस नए नवेले लड़के जो जेल से छूट के जाते हैं, उनको 1000-2000 में फायरिंग करवा दो। उन्हें पता है, उन्हें लगता है कि इससे बहुत बड़े गैंगस्टर हो जाएंगे, वो जेल में बंद होते, फिर उनकी जगह किसी और को ये यूज़ कर लेते। तो ऐसा चलता आ रहा है, और ये छुटपुटिया गैंगस्टर्स की बहुत लंबी लिस्ट बन गई, और आने वाले टाइम में हर किसी को लॉरेंस ही बनना है। ये अगर पुलिस से नहीं डर रहे हैं तो ये पुलिस की नाकामी है ना। जहाँ पुलिस की दहशत होनी चाहिए, 25 राउंड फायरिंग कर रहे हैं। आप सोचिए सुबह के वक्त कोई दहशत पुलिस का, तो मुझे लग रहा है कोई पकड़ में तो आई नहीं, लेकिन पुलिस का कोई डर ही नहीं है। तो गुरुग्राम पुलिस है ना, गुरुग्राम पुलिस से डरती तो आए दिन ऐसे हमें देखने नहीं मिलते वारदात। और सोचिए उससे थोड़े ही दूर पर जहाँ वो रहता था फैजलपुरिया, थोड़े दिन दहाड़े उसके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी पुलिस एक्टिव होनी चाहिए। पुलिस तो कहीं नहीं एक्टिव है, दिखाई नहीं दी। और ना अब देखना कल ये इंटरनेशनल गैंग अगर कहे, अनमोल विश्नोई विदेश में, गोल्डी बरार विदेश में, ये गोदारा विदेश में, ये हिमांशु भाऊ विदेश में, ये सारे विदेशों में रहकर ये एक्टिव यहाँ। हिमांशु भाऊ के ऊपर कौन है? लाया किसने हिमांशु भाऊ को? लाया है नीरज बवाना ने और बाली ने, जो जेल में बैठे बैठे उसको अपने ग्रुप में एक्टिवली ज्वाइन करवाते। फिर वो जेल में बैठे बैठे उसका गैंग
का पूरा वर्चस्व बढ़ाते, उसके नाम पर पूरी वसूली शुरू हो जाती है। तो बैठे बैठे जेल में नीरज भवाना एक हिमांशु भाऊ जैसे एक 17 साल के लड़कों को गैंगस्टर बना दे रहा है, जिसकी उम्र अभी 22 साल है, और 22 साल में उसका सपना है कि वो लॉरेंस जैसा पूरे देश पर काबिज हो जाए और वो हर किसी पे वो कर ले, एक तरह से मतलब अपना वर्चस्व बना ले। और वो भी क्या दिखाना चाहता है, मैं तो समाज का सुधारक हूँ। उसने पुलिस क्या कर रही है? जो काम पुलिस का होना चाहिए, ये आपस में लड़ रहे हैं गैंगस्टर्स। ये पुलिस अगर गोलियां चलती है तो एक आम नागरिक में एक दहशत फैलती है, उसको डर लगता है इलाके में कि इस तरह से पुलिस बंदूक सिर्फ यहाँ रखने के लिए रखी है ना चिराग जी, और धमकाने के लिए। यूपी जैसा अगर पुलिस उस बंदूक का थोड़ा सा यूज़ करे तो मुझे लगता है आपराधिक गतिविधियाँ कम हो जाएगी। आपने हाल फिलहाल में एक भी किडनैपिंग केस देखा यूपी में? नहीं, और ये देखा भी होगा तो उसको तुरंत इन्होंने सॉल्व कर लिया। आपने कोई ऐसा गैंग वॉर वाला मर्डर केस नहीं देखा होगा यूपी में। आपने ऐसे कोई भी क्राइम नहीं देखा होगा जिसमें कोई बड़ा गैंगस्टर यूपी में फ़ोन करके किसी को धमका के पैसे मांग रहा है। मैंने तस्वीरें यूपी से ज़रूर देखी कि गैंगस्टर जो है वो तख्तियाँ लटका के कह रहे हैं हमें एनकाउंटर मत करो, हाँ हमें बचा लो। लेकिन आपने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा होगा जिसमें ऐसे खुलेआम फायरिंग हो रही है और धमकी दिया जा रहा है। वही लास्ट केस था अतीक अहमद का, उसके बाद ऐसा कोई केस निकल कर सामने नहीं आया जिसमें इस तरह की खुलेआम दहशतगर्दी फैल रही है। और मुझे लगता है सरकार भी दोनों जगह सेम है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, अगर सेम पैटर्न अगर यहाँ फॉलो हो सकता है यूपी में, तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता? अपराध ईजिली कम हो सकता है। साफ है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यही वजह है, जो बदमाश है उनका दुस्साहस बढ़ा हुआ है, वो आए दिन गोलियां चला रहे हैं। सोचिए 25 राउंड गोलियां चलाना, लोगों में दहशत फैली हुई है। एल्विश के माँ बाप घर में थे। ये बात सच है कि टारगेट एल्विश नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि 5 बजे कोई बालकनी में खड़ा नहीं होगा। उनको ये पता था कि 5 बजे पुलिस नहीं होगी। उनको पता था कि उसके घर के बाहर सीसीटीवी होंगे और वो कैमरे में कैद होंगे। बावजूद उसके उन्होंने दुस्साहस किया, गोलियां चलाई और पुलिस सोती रह गई। देखते हैं कब तक पुलिस सोती है, क्या सोती रहेगी या फिर जागेगी भी और आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।